वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर क्लास 8 का जो एमसीक्यू सॉल्यूशंस हैं वो करने वाले हैं। ये पार्ट 3 रहेगा इस सीरीज़ का। इससे पहले हम फर्स्ट जो दो पार्ट हैं उसमें चैप्टर 1 to 9 की जो एमसीक्यू हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिलीफ दैट द मदर इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज रॉन्ग बिकॉज। जो बिलीफ है कि ऐसा माना जाता है कि जो मदर है वही कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे के सेक्स के लिए, वो गलत क्यों है? ए ऑप्शन इज गेट सेक्स क्रोमोसोम ओनली फ्रॉम मदर, क्योंकि बच्चा जो है सेक्स क्रोमोसोम केवल मदर से लेता है। बी डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ मदर, केवल मदर की बॉडी में डेवलप होता है वो। सी गेट्स वन सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड द अदर फ्रॉम फादर, वो एक क्रोमोसोम मदर से लेता है और एक फादर से लेता है। एंड डी गेट सेक्स क्रोमोसोम ओनली फ्रॉम फादर, जो सेक्स क्रोमोसोम है केवल वो पिता से लेता है। तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि केवल मदर जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो एक मदर से लेता है और दूसरा फादर से लेता है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टिव पर्सन टू एन अनदर पर्सन थ्रू। जो एड्स है, एड्स एक वायरल जो डिजीज है, HIV से होती है ये, और ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे स्प्रेड होती है? ए ऑप्शन इज बाय शेयरिंग फूड, बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी शेयरिंग को, और डी मॉस्किटो बाइट। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो एड्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन है उसमें स्प्रेड हो सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट लीड टू प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पे कुछ आपको इवेंट्स दिए गए हैं, आपको उनको सीरीज में लगाना है जो कि प्रेगनेंसी को और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से रिलेटेड है। सो फर्स्ट इज fertilization of egg, second maturation of egg, third release of egg, fourth embedding of embryo in the thickened uterine wall। so सबसे पहले अगर हम इस सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले जो एग होता है हमारा वो मैच्योर होता है, फर्स्ट पे ये आएगा। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तब उसको रिलीज करते हैं, ओवरी जो है उसको रिलीज करती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एंड फाइनली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो हमारा एम्ब्री होता है वो यूट्रेन के वॉल पे एम्बेड होता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या है हमारी? मैचुरेशन 2 3 1 4, 2 3 1 4। सो ऑप्शन जो डी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ tadpoles which of the following elements must be available in the water। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो टेडपोल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है जो फ्रोग, अडल्ट फ्रोग है उसमें। सो उसमें जो एलिमेंट हमारा अवेलेबल होना चाहिए वाटर में वो कौन सा होता है? आयोडीन। सो आयोडीन जो होता है वो नेसेसरी होता है मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है उसको होने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, द मोस्ट कंसिपिकस विजिबल चेंज दैट अकर्स इन बॉयज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज। कंसिपिकस जो विजिबल चेंज जो हमें दिखाई देता है मोस्टली प्यूबर्टी के टाइम बॉयज में, वो क्या है? फर्स्ट, डेवलपमेंट इन वॉइस बॉक्स, उनकी वॉइस बॉक्स में जो डेवलपमेंट होती है वो। बी इंक्रीज इन हाइट, सी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, एंड डी इंक्रीज स्वेटिंग। सो जो मोस्ट कंसिपिक जो हमें मतलब देखते ही पता चल जाता है कि बच्चे में जो है बॉयज में प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, वो क्या है हमारा? ऑप्शन बी इंक्रीजिंग हाइट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ बेबी इज। सेल में वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं जो बेबी के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बच्चे के सेक्स के लिए। अगर हमारा एक्स एक्स क्रोमोसोम रहता है एक मदर से और एक फादर से ये मिलता है तो जो सेक्स होगा वो क्या होगा? बेबी गर्ल होगा। और अगर हमारा एक्स और वाई क्रोमोसोम्स रहते हैं तो जो सेक्स होगा वो क्या होगा? बेबी बॉय होगा। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से लेता है और जो वाई क्रोमोसोम है बच्चा वो फादर से लेता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द हार्मोन्स गिवन इन कॉलम ए विद द डेफिशिएंसी डिजीज गिवन इन कॉलम बी। कॉलम ए में हमें कुछ हार्मोन्स दिए हुए हैं, उनको हमें उनकी डेफिशिएंसी डिजीज से मैच करना है। सो फर्स्ट इज थायरोक्सिन ए, थायरोक्सिन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो जो गोइटर डिजीज है वो होती है हमें। बी ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन कम है तो उससे ड्वार्फिज्म जो डिजीज है वो होती है। इंसुलिन, थर्ड, इंसुलिन अगर कम है तो उससे डायबिटीज होती है। एंड फोर्थ इज एडेनल हार्मोन, अगर एडेनल हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उससे जो सॉल्ट इम्बैलेंस है बॉडी में वो होता है। तो फोर्थ यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी DCAB। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 11 फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, टू बॉयज ए एंड बी आर शोन अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक।
है इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे दो जो लड़के हैं ए और बी, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो इस ब्लॉक पे जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो ब्लॉक है हमारा वो राइट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। ए ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो बी से ज़्यादा है। यस, क्योंकि ए ने जो फोर्स अप्लाई किया है, जब उसने बी से ज़्यादा फोर्स अप्लाई की होगी तभी जो हमारा ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव किया है, उसने राइट डायरेक्शन में मूव किया है। बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी से कम है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ए की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। थर्ड इज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड्स ए। जो नेट फोर्स है वो ए की तरफ है, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो किसकी तरफ है, बी की तरफ है। डी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा ए और बी के में बराबर नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है ब्लॉक की वो किसकी तरफ है, राइट की तरफ, यानी कि वो बी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा कि ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही रही है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in the circuit shown, when the circuit is completed, the hammer strikes the gong. Which one of the following force is responsible for the movement of hammer? यहाँ पे आप सर्किट देख सकते हो, जब ये सर्किट कंप्लीट होता है तो जो हमारा हैमर होता है, यहाँ पे आपको जो है बेल दी, इलेक्ट्रिक बेल दी हुई है यहाँ पे, तो हैमर जो है गोंग से स्ट्राइक करता है। तो हमें बताना है इसके लिए कौन सी जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस केस में हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ हैमर के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नाउ थर्ड, ड्यूरिंग ड्राई वेदर व्हाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज। जब सूखा वेदर होता है, ठीक है, ड्राई होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती और हम बालों में कंघी करते हैं, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं। इसके लिए कौन सी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ फोर्थ, यहाँ पे एक कंटेनर आपको दिया हुआ है फिल्ड विद वाटर, जिसमें पानी भरा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ वाटर। हमें प्रेशर ऑफ वाटर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे आप तीन जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन देख सकते हो, ए बी एंड सी। ए सब ऊपर है, बी बीच में है एंड सी सबसे नीचे है, अगर हम तीनों में बात करते हैं तो कंटेनर में। अगर हम प्रेशर ऑफ वाटर की बात करते हैं तो जैसे जैसे प्रेशर ऑफ वाटर हमारा जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर जितना नीचे वो रहता है कंटेनर की जो सरफेस है उसके साथ सट के, उतना ही ज़्यादा उस पर ज़्यादा प्रेशर जो है वो देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो ए है वो ऊपर है, उसके नीचे बी है एंड देन सी है। तो यहाँ पे ए में जो है प्रेशर जो है वो कम रहेगा, उसके बाद हमारा बी में रहेगा, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो जो सी है, क्योंकि उसका जो सरफेस के बिल्कुल पास है वो, तो यहाँ पे जो वाटर प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ए बी एंड सी ये यहाँ पे सिक्वेंस रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे जो डेप्थ इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो हमारा प्रेशर, वाटर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। डेप्थ में इंक्रीज होएगा वैसे वैसे जो हमारा वाटर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्शन कुड बी ड्यू टू। दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपेल करते हैं, ये रिपल्शन किस वजह से हो सकता है? ए फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, सी मैग्नेटिक फोर्स ओनली एंड डी आइदर अ मैग्नेटिक फोर्स और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इसमें ऑप्शन जो डी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट होएगा, क्योंकि जो अगर हम देखते हैं, अगर हम मैग्नेटिक उसमें भी बात करते हैं उसमें, तो हमारा अगर हम नॉर्थ ये पोल और नॉर्थ पोल को लेते हैं तो भी वो रिपेल करते हैं, अगर हम साउथ साउथ पोल को लेंगे तो भी रिपेल करेंगे, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं तो भी वो रिपेल करते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव को लेंगे तो वो भी रिपेल करते हैं। तो हमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है दोनों में ही रिपल्शन देखने को मिलता है, और ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपको जो है रिपल्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें से कौन सा जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि कॉन्टैक्ट में आने पे ही वो फोर्स लगेगा। ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सी मैग्नेटिक फोर्स एंड डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, बाकी तीनों ही जो है वो किसके एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A water tank has four taps fixed at points A, B, C and D. The water will flow out at the same pressure from taps. यहाँ पे आपको एक कंटेनर दिया, वाटर टैंक दिया हुआ है, इसमें चार जो टैप्स हैं A, B, C, D वो आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें बताना है कि किन जो दो टैप है उसमें सेम प्रेशर होगा। तो जो टैप्स हमारे सेम हाइट के ऊपर हैं, B और C जो है वो हमें दिख रहा है कि दोनों सेम हाइट के ऊपर हैं, तो यहाँ पे दोनों में सेम प्रेशर जो है वाटर का वो रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा B एंड C वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Now next question. A brick is kept in three different ways on a table. The pressure exerted by the brick on the table will be. यहाँ पे एक ब्रिक की आप पोजीशन देख सकते हो। ए जो है उसमें हमने बिल्कुल सीधा रखा हुआ है उस ब्रिक को, बी में उसको हमने थोड़ा टेढ़ा करके रखा है इस तरह से, बट और सी में हमने उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एकदम लिटा के रखा हुआ है। तो अब आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। तो जितना ज़्यादा हमारा एरिया होता है उतना कम प्रेशर होता है, और जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। तो यहाँ पे ए इज मैक्सिमम इन, जो प्रेशर है वो सबसे मैक्सिमम इन पोजिशन ए में आप देख सकते हो कि एरिया सबसे कम है, बी में और जो है उससे थोड़ा ज़्यादा है, एंड सी में सबसे ज़्यादा है। तो ए में जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जो प्रेशर है मैक्सिमम होगा पोजीशन ए के अंदर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, फ्रिक्शन। whenever the surface is in contact tend to move और मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। जब भी हम दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो कौन सी फ्रिक्शन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो जो है आपको देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, ए ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, अगर वो ऑब्जेक्ट केवल सॉलिड है तो, बी ओनली इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लिक्विड, अगर एक ऑब्जेक्ट उनमें लिक्विड है तब, सी ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज गैसियस, अगर उनमें से एक ऑब्जेक्ट गैसियस है, और डी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड लिक्विड और गैस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड लिक्विड है या गैस है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमें चाहे वो ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसेस हो, तीनों ही केसेस में हमें वो देखने को मिलती है जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिगर आप देख सकते हो आप, ए बॉय इज शोन पुशिंग द बॉक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जो है इसने फोर्स को अप्लाई किया है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट ऑन द बॉक्स, हमें बताना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी क्या डायरेक्शन रहेगी। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है। अगर हमने फोर्स को जो है राइट से लेफ्ट लगाया है तो जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो हमें कहाँ से देखने को मिलेगी, लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं फोर्स एंड फ्रिक्शन। थर्ड क्वेश्चन, टू शार्पन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुटेबल, अगर हमें किसी ब्लेड के नाइफ को शार्पन करना है तो हमें उसको किसके अगेंस्ट रब करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हमारा जो सरफेस है वो इरेगुलर होगा, हार्ड होगा, उतना ही ज़्यादा हमें जो है वो शार्पनेस मिलेगी नाइफ में। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास है स्टोन, प्लास्टिक ब्लॉक, वुडन ब्लॉक एंड डी ग्लास ब्लॉक। तो यहाँ पे स्टोन का अगर हम रब करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा शार्पन नाइफ जो है वो हमें रिजल्ट में मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉय कार रिलीज्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रेवल फारदेस्ट ऑन, अगर एक टॉय कार को हम सेम इनिशियल स्पीड से रिलीज करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो किस सरफेस पर मूव करेगी। ए मडी सरफेस, बी पॉलिश्ड मार्बल सरफेस, सी सीमेंटेड सरफेस और डी ब्रिक सरफेस। तो यहाँ पे जो सीमेंटेड सरफेस है उसमें ये जो फ्रिक्शन है सबसे कम होगा और वो सबसे ज़्यादा सीमेंटेड सरफेस पे जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट, इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस द फ्रिक्शन विल, अगर हम डोर हिंजेस जो हैं, कब्जे जो होते हैं दरवाजों पे, उन पे ऑयल अप्लाई करते हैं तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा डिक्रीज वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ए फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉल बेरिंग अलोंग द रोड, यस फ्रिक्शन जो है बॉल अगर कोई रोल कर रही है ग्राउंड पे तो उस पर एक्ट करेगा। बी फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बोट मूविंग ऑन वाटर, फ्रिक्शन जो है अगर पानी के अंदर कोई बोट मूव कर रही है तो उस पर भी एक्ट करता है। सी फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बाईसाइकिल मूविंग ऑन अ स्मूथ रोड,
अगर कोई बाइसाइकिल स्मूथ रोड पर चल रही है तो उस पर भी फ्रिक्शन लगता है। डी, फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग थ्रू एयर। जो फ्रिक्शन है वो नहीं लगेगा अगर कोई बॉल को हम एयर में मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो गलत होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमारा सरफेस के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। सॉलिड, लिक्विड या गैसेस तीनों ही मीडियम में हमारा जो फ्रिक्शन है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इनकरेक्ट पूछा गया है, तो डी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, a boy rolls a rubber ball on a wooden surface. The ball travels a short distance before coming to rest. To make the same ball travel longer distance before coming to rest, he may, एक लड़का है, वो एक बॉल को वुडन सरफेस पे रोल करवाता है। कुछ देर ट्रैवल चलने के बाद जो बॉल है वो रुक जाती है। अगर उसको ज़्यादा डिस्टेंस पे उसको ट्रैवल करवाना है तो उसको क्या करना चाहिए? ए, स्प्रेड ए कारपेट ऑन द वुडन सरफेस, एक कारपेट बिछाना चाहिए उस वुडन सरफेस के ऊपर। बी, कवर द बॉल विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उस बॉल पे एक जो है कपड़ा लपेटना चाहिए। सी, स्प्रिंकल टाल्कम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस, जो वुडन सरफेस है उस पर टाल्कम पाउडर छिड़कना चाहिए। एंड डी, स्प्रिंकल सैंड ऑन द वुडन सरफेस, उस पर जो है मिट्टी छिड़कनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारे टाल्कम पाउडर, उसको वहाँ पे वुडन सरफेस पे डालना चाहिए, ताकि जो हमारी फ्रिक्शन है वो उस पर कम हो जाए। और अगर हमारी फ्रिक्शन कम होगी तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो ट्रैवल वो इंक्रीज होएगा। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, 8th क्वेश्चन, इन अ लार्ज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देयर आर 4 ways to reach the main road. One of the path has loose soil, secondly is laid with polished marble, third is laid with bricks, and fourth has gravel surface. It is raining heavily and Paheli wishes to reach the main road. The path on which she is least likely to slip. तो एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें 4 आपको रोड दिए गए हैं इस तरह से। जो पहला है उस पर लूज सोइल है, दूसरा जो है उस पे पॉलिश्ड मार्बल है, जो तीसरा है वो ब्रिक्स का बना हुआ है, और चौथा जो है वो उस पे ग्रेवल सरफेस है। तो पहेली को जो है यहाँ पे सेंटर पे सपोज पहुंचना है तो उसको कौन से रोड पे चलना चाहिए जिससे कि वो स्लिप ना हो। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इरेगुलर सरफेस होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो ग्रेवल वाला जो सरफेस है इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे फ्रिक्शन, इरेगुलर सरफेस है ये हमारा, सबसे कम ज़्यादा फ्रिक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश हो रही है तो यहाँ पे उसके सबसे कम चांसेस हैं स्लिप होने के। सो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट रहेगा। नाउ चैप्टर 13, साउंड। A list of mediums is given below: wood, water, air and vacuum. In which of the medium can sound travel? तो साउंड जो है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम में ट्रेवल करता है। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक मैकेनिकल वेव है, तो यहाँ पे वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं करता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जहाँ पे है, ऑप्शन बी जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन, जो साउंड की लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है वेव के। सो ऑप्शन ए जो है हमारा इट्स एम्पलीट्यूड वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, यस, साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। बी, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपेगेशन के लिए, आगे चलने के लिए। थर्ड, लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, सो लाइट एंड साउंड जो है उन दोनों को ही मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो लाइट है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। फोर्थ इज साउंड ट्रेवल स्लोवर देन लाइट, यस, साउंड की जो स्पीड होती है वो लाइट से कम होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी थंडरिंग की प्रोसेस होती है आपने देखा होगा, जब भी थंडरिंग या लाइटिंग होती है तो आपको लाइट पहले देखने को मिलती है, बाद में उसका साउंड आता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो डी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्ज, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड? सो हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है 50 हर्ट्ज और हमें टाइम पीरियड बताना है। तो सो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड का रिलेशन है वो इस तरह से है, जो टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, 1/f, और अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये ए ऑप्शन जो हमारा 0.02 ये हमें देखने को जो है मिलेगा, इतनी टाइम पीरियड हमारा रहेगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
फिफ्थ, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ ए साउंड वी हैव टू, अगर हमें लाउडनेस को कम करना है साउंड के तो हमें उसका क्या कम करना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड हमें कम करना चाहिए, क्योंकि जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। सो सी ऑप्शन जो है हमारा, डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन, लाउडनेस ऑफ साउंड को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। मीटर जो है उसको हम वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं। सेवंथ, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द, जो लाउडनेस है साउंड की वो कौन डिटरमाइन करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, की एम्पलीट्यूड कितना है वाइब्रेशन का। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। एट्थ, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू, 1 हर्ट्ज की क्या इसके बराबर है, ए 1 वाइब्रेशन पर मिनट, यानी कि 1 वाइब्रेशन हो रहा है 1 मिनट में। बी 10 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशन 1 मिनट में। सी 60 वाइब्रेशन पर मिनट एंड डी 600 वाइब्रेशन पर मिनट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा 60 वाइब्रेशन पर मिनट, इसके बराबर 1 हर्ट्ज होता है, यानी कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हुए हैं वो हमारा जो है 1 हर्ट्ज होएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 60 वाइब्रेशन हो रहे हैं पर मिनट यानी कि जो हमारा 60 सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन। तो यहाँ पे 8 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स, जो पिच होती है साउंड की उसको कौन डिटरमाइन करता है, फ्रीक्वेंसी। सो ए ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट रहेगा। 10th, अल्ट्रासाउंड हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो अल्ट्रासाउंड है वो एक अल्ट्रासोनिक जो है साउंड है, यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से अबो होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। सो इसी के साथ इस पार्ट को हम फिनिश करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।